हेलो एंड नमस्कार। मैं धर्मवीर यादव स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे दोस्तों का वीर सर जीएस वाले के इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं कि सभी प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार होंगे, ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। साथियों, हम लोग भारतीय संविधान का अध्ययन कर रहे थे और भारतीय संविधान के अंतर्गत हम लोग शुरू किए थे एकदम शुरू से, यानी भारत का संवैधानिक विकास से शुरू किए। फिर हम लोगों ने पढ़ा संविधान सभा, फिर उसके बाद प्रस्तावना को पढ़ा, फिर उसके बाद जो है कि संविधान सभा के स्रोतों को हमने देखा, फिर संघ तथा राज्य क्षेत्र, फिर नागरिकता, फिर मौलिक अधिकार। यानी हमने आपको मौलिक अधिकार तक अच्छे से पढ़ाया हुआ है। वे सारे वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है, आप वहां से उन सबको देख सकते हैं। देखिए साथियों, वो जो वीडियो थियरी वाला वीडियो है, ठीक है, वो पीवाईक्यू एमसीक्यू नहीं है। लेकिन अब मैंने सोचा है कि आपको थियरी के साथ साथ कुछ पीवाईक्यू और एमसीक्यू भी साथ साथ में लेके चलूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्त, जो आप पढ़ रहे हैं उससे प्रश्न किस प्रकार के बन रहे हैं ये भी तो जानना आपको जरूरी है ना। केवल आपको थियरी पढ़ लेना ही बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी, उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं और जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो भी तो आपको जानना जरूरी है ना दोस्त। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या किया है, आपको पूरे जो संविधान, भारतीय संविधान है, उसका संपूर्ण निचोड़ करवाने वाला हूं। और इस संपूर्ण निचोड़ से मैं आपको टोटल 1000 प्रश्न करवाऊंगा। और 1000 प्रश्न जो मैं करवाने वाला हूं उसमें जो है कि आपके पीवाईक्यू भी शामिल होंगे और एमसीक्यू भी शामिल होंगे। पीवाईक्यू का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, पीवाईक्यू करवाने से क्या होगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और वो जो मैं प्रश्न इसमें लिया हुआ हूँ दोस्तों, ये कई बार कई एग्जाम में रिपीट किया गया है। मैं इसका प्रूफ भी दिखा सकता हूँ आपको, ठीक है ना। और एमसीक्यू का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि बिल्कुल पीवाईक्यू की तरह ही क्वेश्चन होंगे। इसमें क्या होगा कि ऐसे प्रश्न शामिल रहेंगे जो पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं रहेंगी। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, वीडियो को अच्छे से रट लीजिएगा, वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि पेपर में जो प्रश्न पूछेगा वो हमारे वीडियो से डायरेक्ट मिल जाएंगे आपको। मैं इसकी श्योर गारंटी देता हूं दोस्त। ठीक है, तो आइए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं साथियों। ध्यान रखिएगा, मैंने ये जो प्रश्न भी लिया है इसमें सारे के सारे भी पीवाईक्यू है। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न है वो सारे के सारे पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्त। इसका मतलब ये है कि वे सारे प्रश्न हैं जो विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आइए बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न हमसे क्या कहता है दोस्त? पहला प्रश्न कहता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। कब खो दिया? 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा, या 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, या 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, या 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। तो दोस्त, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हालांकि इसका सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक एकाधिकार को कब खोया? 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। अब ध्यान देना दोस्त, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है भारत में व्यापार करने आई थी। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता तो ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। ठीक है, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई तो उसने देखा कि यहाँ पे वो अपनी सत्ता को जमा सकती है। तो उसने क्या किया, धीरे धीरे व्यापार के साथ साथ अपनी सत्ता को भी जमाने का प्रयास किया। तो जब यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा कर रही थी तो उसको रेगुलेट करने के लिए ब्रिटेन में जो शासक है या ब्रिटिश क्राउन था उसको लगा कि ये क्या कर रहा है, करप्शन ज़्यादा कर रहा है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, एक रेगुलेटिंग एक्ट भेजा जाता है। क्या भेजा जाता है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। अब इसमें जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें जो कुछ भी मेंशन किया गया था वो मेनली 20 वर्ष के लिए था। ठीक है, लेकिन अभी 1773 का जो रेगुलेटिंग आया, इसी के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी। लेकिन फिर 1793 में क्या आता है, 1793 का ये चार्टर एक्ट आता है, जिसके तहत क्या किया जाता है, कंपनी के जो व्यापार का अधिकार था ना उसको 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक, फिर जब 20 साल के लिए बढ़ाया गया तो कितना हो गया, 1813 तक। फिर 1813 में एक चार्टर एक्ट आता है। तो जब 1813 में चार्टर एक्ट आता है केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, तो ब्रिटेन में जो अन्य कंपनियां थी वे सरकार के खिलाफ ब्रिटेन में बोलने लग गए कि भाई हम लोग भी तो कंपनी, हम लोग भी तो जा सकते हैं, आप केवल एक ही कंपनी को भारत में जाने का या फिर भारत में शासन करने का अधिकार क्यों दिए हुए हैं। तो उस समय क्या होता है, जो व्यापार होता है कंपनी का 1833 में समाप्त कर दिया जाता है। यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त? 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा क्या किया गया, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया दोस्त। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्त। ठीक है ना, क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए बात करते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपसे कहता है दोस्त कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था? भारत में संघीय न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय
कह रहा है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 या भारत सरकार अधिनियम 1909 या भारत सरकार अधिनियम 1919 या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो साथियों देखिए, संघीय न्यायालय की जो स्थापना किया गया था वह किया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। कब? 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। अब कहेंगे सर इसमें ऑप्शन को क्यों नहीं डाला? क्योंकि दोस्तों PYQ है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे गए, इसीलिए मैंने यहाँ पे 1935 का भारत शासन अधिनियम ऑप्शन में नहीं डाला। तो यहाँ पे इसका सटीक उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्त? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आई होप इतनी बात आप समझ पाए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था कब? देखिए, संघीय व्यवस्था और साथ साथ केंद्र में द्वैत शासन कब लागू किया गया था भारत में? तो दोस्त इसका सही उत्तर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। ध्यान देना प्यारे दोस्त, जब 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है तो प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया जाता है। कहाँ पे? इस समय क्या किया जाता है, जो प्रांत होते थे, ब्रिटिश प्रांत होते थे, यहाँ पे द्वैत शासन क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। लेकिन इसके बदले क्या कर दिया गया? केंद्र में द्वैत शासन को चालू किया गया। ठीक है, और इसी के तहत क्या किया गया? भारत में एक संघीय व्यवस्था को अपनाया गया, जो कि जिसका प्रयोग हम लोग आज भी कर रहे हैं, क्योंकि जो 1935 के भारत शासन अधिनियम आया था वहीं से लगभग 50% से ज़्यादा प्रावधानों को हमने लिया है, तो वही संघीय व्यवस्था था दोस्त। ठीक है, तो संघीय व्यवस्था कहे या फिर केंद्र में द्वैत शासन की बात करें, कब लागू किया गया? तो दोस्त 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बात करेंगे दोस्त अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? कह रहा है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों के विभाजन किया गया वो किस योजना के अंतर्गत किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार 1909 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 या भारत शासन अधिनियम 1935 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो प्यारे दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। अब कहेंगे सर 1935 द्वारा ही? हाँ जी हाँ प्यारे दोस्त, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने बताया कि प्रांतों में क्या कर दिया गया? प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त किया गया और केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया। तो जब प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त किया गया तो जो प्रांत थे दोस्त उनको क्या कर दिया गया? प्रांतों और केंद्र में प्रांतों और केंद्र में, यानी कि राज्यों और केंद्र में शक्तियों को क्या कर दिया जाता है? विभाजन कर दिया जाता है। और जब ऐसा होता है तो आप लोगों को याद होगा कि 1937 में दोस्त पहली बार प्रांतीय चुनाव भी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? प्रांतीय चुनाव भी होते हैं, पहली बार होता है। और इसके लिए जो नियम बनाया गया था वो कहाँ बनाया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 में ही बनाया गया था दोस्त। ठीक है, तो अगर आपसे कहता है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कब किया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। ठीक है, आगे बात करते हैं 5वें प्रश्न की। 5वां प्रश्न है दोस्त, संविधान सभा की संघ संविधान समिति यानी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का अध्यक्ष कौन था? BR अम्बेडकर, JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या कृष्णा स्वामी अय्यर? तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन दोस्त? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो संघ संविधान समिति थी दोस्त, उसका जो अध्यक्ष थे, उसके जो मुखिया थे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, ध्यान रखना, संघ संविधान समिति, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं क्योंकि ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है दोस्त। ठीक है ना, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया था? अंतरिम सरकार बना था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने या जवाहरलाल नेहरू ने या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने या सिराज गोपालचारी ने? तो दोस्त इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी जो अंतरिम सरकार बनी थी उस कैबिनेट की अध्यक्षता किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था दोस्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न आपसे कहता है दोस्त कि निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया था? निम्नलिखित में से किसने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया था? साइमन कमीशन ने,
तो आप कहेंगे नहीं। राजाजी फार्मूला ने नहीं। बेबेल योजना ने नहीं। तो किसने दिया था दोस्त? वो दिया था कैबिनेट मिशन ने। यानी आपके भारत में या जो भारत का संविधान सभा गठित किया गया था वह किस योजना के तहत किया गया था दोस्त? वह किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। किसके तहत? कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। ठीक है, आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर हुआ होगा दोस्त। ठीक है ना? जी हाँ, आइए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने? तो दोस्तों जो भारतीय संविधान का संविधान सभा बना था तो पहले दिन की अध्यक्षता किसने किया था? तो पहले दिन की अध्यक्षता किए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। एक बात ध्यान देना मेरे प्यारे दोस्त, एक बात आप सब लोग यहाँ पे ध्यान देना जरा सा। देखिए जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है, ये पूरे संविधान सभा में एकदम बुजुर्ग व्यक्ति थे। और जब भारतीय संविधान सभा का पहली बैठक होती है तो उस पहली बैठक का बहिष्कार कर देता है कौन? मुस्लिम लीग। यानी मुस्लिम लीग क्या करती है? पहली संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार कर देती है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि अगर कांग्रेस का कोई भी अगर ऐसे नॉर्मल व्यक्ति को बनाया जाएगा अध्यक्ष तो उनके मन में ये होगा भाई कांग्रेस ने अपने मन से ही कर लिया। तो उन्होंने थोड़े दिन वेट किया, यानी पहले संविधान सभा का जो अध्यक्ष बनाया गया वो बना दिया गया सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया गया। ठीक है, लेकिन दूसरा जब बैठक होता है, देखिए पहली बैठक होता कब है? तो पहला बैठक होता है 9 दिसंबर 1946 को। फिर दूसरा बैठक होता है 11 दिसंबर 1946 को। तो 9 दिसंबर 1946 जो पहला बैठक हुआ था तो उसमें किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। लेकिन जब 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है तो इस समय किसको बना दिया जाता है? इस समय बना दिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक, अच्छा यहाँ से आपसे एक प्रश्न और पूछता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये अस्थायी थे। अगर एक दिन के लिए बन रहे, पहले अधिवेशन के लिए केवल बने थे, इसका मतलब ये क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्त। आगे बढ़ते हैं 11वां प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न आपसे कहता है कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। देखिए अब अस्थायी अध्यक्ष कह रहा है आपसे, ठीक है ना? तो कौन थे? भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद या बी आर अम्बेडकर या सच्चिदानंद सिन्हा? तो दोस्त जब आपसे कह रहे हैं अस्थायी अध्यक्ष तो आपका उत्तर क्या हो जाना चाहिए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाना चाहिए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाने चाहिए। ठीक है ना? जी हाँ, आगे बात करते हैं। 12वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। तो दोस्त आपको पता है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालचारी थे। ठीक है, कौन थे? सी राजगोपालचारी थे। अगर आपसे कहता है कि स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल तो भी कौन हो जाएंगे? सी राजगोपालचारी ही हो जाएंगे। यानी जो सी राजगोपालचारी हैं ये भारत के फर्स्ट और साथ साथ लास्ट, ठीक है, यानी यही अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या बने थे? गवर्नर जनरल बने थे। क्योंकि जब यहाँ से माउंटबेटन जाता है तो पाकिस्तान के लिए और भारत के लिए क्या कौन सा पद बनाया जाता है? गवर्नर जनरल का। लेकिन बाद में क्या किया जाता है? भारत में गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, 13वां प्रश्न आपसे क्या कहता है? 13वां प्रश्न कहता है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भी यहाँ पे आप किसको उत्तर करेंगे? अगर इस प्रकार से भी पूछता है तो यहाँ पे डाउट हो जाता है लोगों को। किसमें? लॉर्ड माउंटबेटन में, ठीक है, और साथ साथ किसमें डाउट होता है? सी राजगोपालचारी में। ये दो व्यक्तियों में क्या होता है? डाउट होता है। लेकिन जब आपसे गवर्नर जनरल कहेगा दोस्त तो आपका उत्तर सीधी सी बात हो जाएगा, वो भी भारत का, स्वतंत्र भारत का, तो आपका सीधा सा उत्तर हो जाएगा सी राजगोपालचारी। क्या हो जाएगा दोस्त? सी राजगोपालचारी हो जाना चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है और इसमें बच्चे क्या करते हैं? गलती करते हैं। 14वां प्रश्न कहता है दोस्त कि लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? फ्रांस में, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में, या ब्रिटेन में, या स्विट्जरलैंड में? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाने वाला आपका ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पर पहली बार लिखित संविधान आया। ठीक है, लिखित संविधान। क्या? लिखित संविधान दोस्तों। तो दुनिया में सबसे पहली बार लिखित संविधान किस देश में आया, या फिर दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है? तो किसका है? अमेरिका का दोस्त। किसका है? अमेरिका का। ठीक है,
आगे बात करेंगे 15वें प्रश्न की। 15वां प्रश्न आपसे कहता है दोस्त कि संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? ब्रिटेन में, फ्रांस में, बेल्जियम में या स्विट्जरलैंड में? आपसे कह रहा है दोस्त कि संसदीय शासन प्रणाली, कौन सा संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में विकसित हुआ था, कहाँ पे विकसित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। या ब्रिटेन में ही संसदीय शासन प्रणाली विकसित हुई थी। और हमारे देश में भी क्या है दोस्त, हमारे देश भारत में भी क्या है, संसदीय शासन प्रणाली ही है। भारत में भी क्या है, संसदीय शासन प्रणाली ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश पर ब्रिटिश वाले राज किए थे, तो हमने उनके राज करने के तौर तरीकों को सीख लिया था। इसीलिए जब भारत में संविधान बनाया गया तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली को लागू किया गया। ठीक है। 16वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो 16वां प्रश्न क्या कहता है? 16वां प्रश्न कहता है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसको कौन नहीं जानता, इतनी बार ये प्रश्न पूछा गया दोस्त। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे दोस्त। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और एक बात और ध्यान रखना, ये जो आपका प्रारूप समिति है, इसका आपसे पूछा जाता है कई बार गठन कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 29 अगस्त 1947 को। कब दोस्त? 29 अगस्त 1947 को क्या किया गया था? प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इसमें कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। इस प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है। आगे बात करते हैं 17वें प्रश्न की। 17वां प्रश्न कहता है कि भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया था? भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया था दोस्त? ठीक है, तो ध्यान रखना, इसका सही उत्तर हो जाने वाला है आपका 26 जनवरी 1950। क्या हो जाने वाला है? 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया था? राजकीय चिन्ह को अंगीकृत किया गया था। ठीक है। आगे बात करेंगे 18वें प्रश्न की। 18वां प्रश्न आपसे कहता है दोस्त कि स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? फिर वही प्रश्न है, देखिए घुमा घुमा के प्रश्न पूछता है आपसे। ठीक है, तो वे कौन थे? तो वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्त। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। और अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 19वां प्रश्न है दोस्त कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? बड़ा बढ़िया प्रश्न है। बी आर अम्बेडकर को, के टी शाह को, या डॉक्टर बी एन राव को, या ए के अय्यर को? तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बी एन राव। बी एन राव का मतलब है डॉक्टर बेनेगल नरसिंह राव। क्या नाम है दोस्त इनका? इनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, बेनेगल नरसिंह राव। तो ये जो बेनेगल नरसिंह राव थे, इन्हीं को क्या कर दिया गया? इन्हीं को बनाया गया था दोस्त क्या? संवैधानिक सलाहकार। ठीक है। आगे बात करते हैं 20वें प्रश्न की। 20वां प्रश्न कह रहा है कि किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेसी भारत था, या फिर संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेसी संविधान सभा? ठीक है, जी ऑस्टिन ने कहा था, या सी आर एटली ने कहा था, और या विंस्टन चर्चिल ने कहा था, या लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था? ये बड़ा बढ़िया प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो दोस्त इसको कहने वाले व्यक्ति जी ऑस्टिन। ठीक है, म नहीं रहेगा, ऑस्टिन रहेगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जी ऑस्टिन। ठीक है, जी ऑस्टिन। अच्छा, जी इनके नाम के आगे जो लगाया जाता है जी ऑस्टिन, इनका नाम पूरा है ग्रेनवेल ऑस्टिन। क्या है? इनका पूरा नाम है ग्रेनवेल ऑस्टिन। ठीक है दोस्त, तो ग्रेनवेल ऑस्टिन ने ही कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेसी क्या था दोस्त? भारत था। ठीक है, तो 20 प्रश्न आज करते हैं, बाकी इसमें जितने प्रश्न होंगे हम क्या करेंगे, आगे आगे आपको करवाते हुए चलेंगे। ठीक है ना। 21वां प्रश्न चेक कर ही लीजिए। कह रहा है कि सांप्रदायिक निर्वाचन भारत में पहली बार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? सांप्रदायिक निर्वाचन भारत में पहली बार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1909 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में, या 1906 ईस्वी में, या 1909 ईस्वी में? सांप्रदायिक निर्वाचन का मतलब है कि किसी एक धर्म के व्यक्तियों के लिए वोटिंग का सिस्टम। ठीक है, तो ये किया गया था वर्ष 1909 में। वर्ष 1909 में आता है दोस्त मार्ले मिंटो सुधार। क्या आता है? मार्ले मिंटो सुधार आता है। और जब मार्ले मिंटो सुधार आता है दोस्त, तो इसमें क्या होता क्या है, तो मार्ले मिंटो सुधार में ना सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था कर दिया गया, और खास करके मुसलमानों के लिए। यानी मुसलमान व्यक्ति अगर कोई
वोट के लिए या फिर इलेक्शन में खड़ा होता है तो उस मुसलमान व्यक्ति को वोट केवल और केवल कौन करेगा, मुसलमान ही करेंगे। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन कहते हैं। अगर कोई हिंदू व्यक्ति खड़ा है तो हिंदू के लिए हिंदू ही करेगा, इसको क्या कहते हैं हम लोग, सांप्रदायिक कहते हैं। ठीक है, तो इस सिस्टम को हम लोग सांप्रदायिक निर्वाचन सिस्टम कहते हैं। तो दोस्तों 21 प्रश्न हम लोगों ने यहाँ पे किया है। इसके आगे के जो वीडियो होंगे, इसके आगे जो प्रश्न होंगे 22वां से मैं आपको कल करवाऊंगा। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से टोटल मैं आपको कहाँ तक लेके जाऊंगा, 1000 प्रश्न तक मैं आपको करवाने वाला हूँ। पहले सारे के सारे पीवाईक्यू हम करवाएंगे, तब जाकर के उसमें क्या होगा, एमसीक्यूज को मैं ऐड करूंगा। ठीक है दोस्त, तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा, अच्छे से आप समझ पाए होंगे। वीडियो को दोस्त आप लोग क्या करिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में क्या करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब के माध्यम से ही हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है दोस्त। तो ठीक है, मिलते हैं आप लोग से अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।